गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसके सर साइंस बाई एसके सर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की विज्ञान की पूरी किताब का अध्ययन करेंगे। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। 90+% नंबर पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरा आपके सामने मैं चैनल की डिटेल्स रख रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी सर जी, ये मेरे चैनल का लिंक है, साइंस क्लासेस बाय एसके सर। 90+% नंबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी सर्विसेज क्या क्या है? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे। लाइव क्लासेस चलेंगी, सॉल्यूशंस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है https://www.youtube.com/sysgonda श्रीवास्तव। अब हम आते हैं चैप्टर की ओर। आज हम साइंस क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत से, अध्याय 1 से, और पूरा अध्याय 13 तक आपको पढ़ाया जाएगा। इसके विषय में अब हम कुछ जान लेते हैं। अध्याय 1 में है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये 18 पन्नों का है। अध्याय 2 में अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ाया जाएगा। अध्याय 3 में धातु अधातु पढ़ाई जाएगी। अध्याय 4 में कार्बन और उसके यौगिक पढ़ाए जाएंगे। अध्याय 5 फिर आपका जीव विज्ञान आ जाएगा, जैव प्रक्रम। अध्याय 6 नियंत्रण और समन्वय। अध्याय 7 में जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 8 में आनुवंशिकता है। फिर तत्पश्चात आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान आ जाएगा। अध्याय 9 से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अध्याय 10 होगा आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अध्याय 11 होगा विद्युत। अध्याय 10 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अध्याय 11 आएगा आपका विद्युत। अध्याय 12 आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और अध्याय 13 आएगा हमारा पर्यावरण। तो ये रही पाठ्यपुस्तक में पाठ्य की संख्या, उसका विवरण। और उसके पश्चात अब हम आते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। थोड़ा सा ही इसको कवर करेंगे आज, बाकी जो है अगले दिन कवर कर ले हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कमरे का तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन, किण्वन मतलब जो अंगूर सूख जाता है, किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सब में क्या होता है? इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध में ऊपर जो है आपकी मलाई टाइप की जम जाती है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल का मतलब ये हुआ जहाँ पे नमी हो, जहाँ गीलापन हो, अगर ये लोहे की वस्तुएं वहाँ छोड़ दी जाएंगी तो उसमें जंग लग जाएगा। अंगूर का किण्वन होता है, भोजन पकाया जाता है तो जो हमारा कच्चा भोजन होता है वो पक जाता है, एक दूसरे से मेल्ट हो जाता है। अच्छा, क्लास 9th में आपने पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब इसमें ये क्रियाकलाप करके बताया गया है। क्रियाकलाप
1.1 सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़ स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए, मतलब इसको जलाइए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। अब इसमें इसका क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है यानी जलाया जाता है तो क्या होता है, इसको आगे देखेंगे हम। आपने देखा होगा चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। सफ़ेद लौ निकलती है मैग्नीशियम रिबन के जलने पर और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो है आपका सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन था, उसमें ऑक्सीजन जो आपके वातावरण में है, वायुमंडल में है, उसने अभिक्रिया की, या जो आग में भी ऑक्सीजन है उसने अभिक्रिया की। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में होने वाली अभिक्रिया के कारण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसके बाद क्रियाकलाप 2 में देखेंगे। एक परख नली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट को घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? 1.3 में हम क्या देखेंगे, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों पर यानी जिंक के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान ये गर्म या ठंडा कुछ हुआ? ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला तो इसमें ये होता है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये मैग्नीशियम रिबन था, फिर ये मैग्नीशियम चूर्ण के रूप में आया, फिर रंग में परिवर्तन हो गया, ये वाइट कलर का चूर्ण बन गया। गैस का निकास हुआ अथवा उत्सर्जन होता है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर गई। तापमान में भी परिवर्तन होता है, जब कोई चीज़ दहन करते हैं या कुछ ठंडा करते हैं तो उसमें तापमान में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हम पाएंगे हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। 1.1 रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, Mg हो गया प्लस O2। तो ये ऑक्सीजन से इसमें जलाया गया इसको, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक अणु जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये आपका होगा Mg प्लस O2 और दहन किया गया तो ये बन जाएगा आपका MgO बनेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ये अभिकारक हो गए दोनों, और जो पैदा हुआ, जो मतलब इनके मिश्रण से प्राप्त हुआ, वो उत्पाद हो गया। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे ये आपका तीर का निशान लगा है, इसी से दर्शाया जाएगा। अभिकारकों के बीच योग को प्लस का निशान
ये प्लस का निशान बनाया जाता है। उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। उत्पाद इस तरफ लिखे जाएंगे और अभिकारक इस तरफ लिखे जाएंगे। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, समीकरण बना, तो कैसे लिखेंगे? क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब इसमें क्या था? Mg कितने परमाणु का था? 1 परमाणु का। ऑक्सीजन कितने का था? 2 परमाणु का था। क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें, ये जो है ऑक्सीजन आपका एक ही बचा। इसमें ऑक्सीजन 2 था, 2 अणु थे, उसमें एक ही बचा। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब ये समझो, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9th क्लास में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया गया। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, उससे जो उत्पाद बनता है वो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। अब उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में कैसे दर्शा सकते हैं? जिंक यानी Zn हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि ऑक्सीजन और सल्फर ऑक्साइड से बनता है, तो H2O, H2SO4, ये जो है जाके आपका जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन आपकी उत्सर्जित होती है, तो ये आपका प्लस H2 बनता है। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं को संख्या की तुलना करें। अब इसमें क्या था? Zn प्लस H2SO4, Zn कितना था? 1। ऐसे देखते हैं, जिंक था 1, H2 था 2, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 था और सल्फर का 1 था, ऑक्सीजन का 4 था। सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। अब बना कितना? ZnSO4 यानी कि जिंक का 1 ही रह गया, हाइड्रोजन का 2 था तो 2 ही रह गया, सल्फर का 1 था तो 1 ही है, ऑक्सीजन का 4 था, 4 ही है। तो ये हमारा समीकरण एक संतुलित समीकरण हो गया। ठीक,
समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित समीकरण है। अब हम निम्न समीकरण रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O, उत्पाद क्या बनता है? Fe3O4 प्लस H2। ये कहाँ से बन गया भैया? 1.4। चरण 1 देख लीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा। ये आपका बॉक्स बना, ये एक बॉक्स बना लीजिए, सारे के सभी के अंदर एक एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए Fe क्या है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक, ये हो गया। अब उत्पाद में क्या आ रहा है? Fe 1 की बजाय 3 हो जा रहा है, हाइड्रोजन 2 की 2 ही रह जा रहा है, ऑक्सीजन 1 की बजाय 4 हो जा रहा है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। सबसे अधिक परमाणु किस में है? सबसे अधिक परमाणु आपका चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, चाहे उस तरफ का हो, चाहे दाहिनी तरफ का, चाहे बाईं तरफ का, इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुन लेते हैं, क्योंकि उत्पाद में ही सबसे ज़्यादा परमाणु हो गए हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, बल्कि जबकि बाईं ओर केवल 1 है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या किया था? प्रारंभ में अभिकारकों में 1, H2O में 1 जोड़ेंगे, तो 1 गुणे 4, और फिर उत्पादों में 1 जोड़ेंगे, Fe3O4 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 4। ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन हम H2O4 या H2O का होल 4 नहीं लिख सकते हैं। आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए समीकरण अब इस प्रकार बनेगा: Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3 प्लस Fe3O4 प्लस H2। ये आंशिक रूप से संतुलित है। क्यों आंशिक रूप से संतुलित है भाई? क्योंकि Fe का 1 परमाणु है उस तरफ अभिकारक में, और उत्पाद में Fe का 3 परमाणु आ रहा है। आप चौथे चरण की ओर जाएंगे। Fe तथा H2 परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में कितने थे? 4। अभिकारकों में 4 बढ़ा देते हैं 4H2O में, और उत्पादों में 2 बढ़ा देते हैं H2 में, तो 2 गुणे 4 बराबर 8, और 8 इधर हो गया। तो समीकरण अब इस प्रकार होगा: Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये भी आंशिक रूप से है। बड़ा होने वाला है चैप्टर, बड़ा होने वाला है, और चैप्टर सारे बड़े होने वाले हैं। 9th में भी हमने देखा था बड़े बड़े चैप्टर्स थे, और 10वीं में भी बड़े हैं। समीकरण अब इस प्रकार होगा: Fe 1 ही रहेगा, प्लस 4H2O रहेगा, फिर इसका उत्पाद जो बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये थोड़ा बहुत जो है हो तो गया भैया, अभी भी आंशिक ही है, पूरा संतुलित नहीं है। 5वें चरण में देखते हैं, ऊपर दिए समीकरण की जांच किया था, तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। अब केवल Fe यानी लोहा ही एक ऐसा बचा जो असंतुलित है, इसे संतुलित करना शेष है। आयरन के परमाणु कितने हैं? प्रारंभ में कितने थे? 1 थे, 1 गुणे 3 कर दिया, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। अभिकारक उत्पाद दोनों में 3 से गुणा कर देंगे। तो Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर से हम Fe को 3 परमाणु ले लेते हैं,
3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3 प्लस O4 प्लस 4H2। अंत में संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। Fe3 है, चलिए हाँ Fe3 है, H2 हो गया आपका 4 4 8 8 है, O4 है, इसमें भी O4 है। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणा का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। भौतिक अवस्थाओं में संकेत लिखना। ऊपर दिए गए संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है कि ये क्या थे, गैसेस थी कि सॉलिड थे कि लिक्विड थे, क्या है ये। रासायनिक समीकरण के अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अपकारकों उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अपकारकों उत्पादों में गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः Gl, Aq तथा S से दर्शाया जाता है। अपकारक या उत्पाद जब जल के घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम उन्हें Aq लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। 3Fe ये S है, लोहा सॉलिड होता है, और 4H2O ये गैस है। ये उत्पाद जो बनता है Fe3O4 ये सॉलिड बनता है, फेरिक ऑक्साइड, प्लस 4H2 ये गैस निकल जाती है आपकी। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में ये है समीकरण 1.10। इसका क्या लिखना पड़ेगा, ये बहुत लास्ट तक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये दर्शाता है कि इस अपक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब ये देखिए, CO ये गैस है, प्लस 2H2 ये भी गैस है। इन्हें कितना 340 ATM पर हीट किया जाता है तो क्या बनता है CH3OH। आए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 6CO2 Aq है, प्लस 12H2O ये लिक्विड है, मतलब ये पानी है। सूर्य के प्रकाश में से क्लोरोफिल होता है तो बनती क्या है C6H12O6 ये ग्लूकोज इसको बोलते हैं। इसका सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ये बनती है, लिक्विड ऑक्सीजन ये बनती है 6O2 प्लस 6H2O ये लिक्विड बनती है। इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? 1.2 को संतुलित करना है। 1.2 है ये आपका Mg प्लस O2 MgO। इसमें O2 जब उत्पाद बन के आता है तो इसमें एक ऑक्सीजन के अणु ही बचते हैं, बाकी एक ऑक्सीजन का अणु जल जाता है वायु में। इसको आपको बराबर करना है, ये हम आगे लगाएंगे। अब इसमें जो प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिफन को साफ क्यों किया जाता है? निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के संतुलित
समीकरण लिखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोक्लोराइड, बोरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बराबर बोरियम सल्फेट अलग निकलता है, एल्युमिनियम क्लोराइड अलग निकलता है। सोडियम प्लस जल ये होता है, इसका उत्पाद जो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। निम्नलिखित क्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक अभिकरण लिखिए। अब इसमें आपको जैसे CO है तो इसमें G भी लिखना पड़ेगा, CO2 है तो AQ लिखना पड़ेगा, H2O है तो लिक्विड लिखना यानी L लिखना पड़ेगा। जल में बोरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट को घोला नहीं जा सकता क्या अवक्षेप बनाते हैं। दूसरा जो है समीकरण बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब इन दोनों को ये पूरे प्रश्न की इसको हम कल हल कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।